नमस्कार, मैं हूं अनिल रायल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को मतदान हो गया है। 4 जून को मतों की गिनती होगी। उस दिन स्पष्ट होगा कि कौन जीत का ताज पहनेगा, कौन मुजफ्फरनगर का नया सांसद बनेगा। पिछले लोकसभा चुनाव की तब से चर्चा शुरू हुई थी, तब से एक नाम बहुत तेजी से सुर्खियों में था। वो नाम था हरेंद्र मलिक का। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में गए, पर कारण बताया कि मुझे अखिलेश यादव जो सीट दे रहे थे उनमें मुजफ्फरनगर की सीट समेत अपने लोगों को लड़ाना चाहते थे। मुजफ्फरनगर की सीट के लिए हरेंद्र मलिक के लिए अखिलेश यादव बहुत जोर दे रहे थे। क्या सच में यह बात सही है? क्या हरेंद्र मलिक के लिए के नाम पर यह गठबंधन टूटा है या कोई और कारण है? इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमने उन्हीं को आमंत्रित किया है जो मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, श्री हरेंद्र मलिक साहब। मलिक साहब, आपका रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नमस्कार मलिक साहब, हम आपसे राजनीतिक चर्चा शुरू करें उससे पहले थोड़ा पारिवारिक जानकारी हम चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर के संभावित 3 प्रत्याशी हैं, आप हैं, संजीव जी हैं, दारा सिंह जी हैं, कि तीनों में से कौन बनेगा मुजफ्फरनगर का नया सांसद? ये तो 4 जून को जनता ने तो तय किया होगा, दिखाई देगा, या भाग्य जिसका जोर मारेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले परिवार के विषय में एक जानकारी मिले कि आपके परिवार में पत्नी और कौन कौन है, जिससे आपके समर्थक और मुजफ्फरनगर की जनता जान सके। हमारा संयुक्त परिवार, हमारे पिताजी और 4 भाई थे, हम 8 भाई हैं और भरपूर परिवार, 12 बच्चे हैं, बड़ा परिवार। सब इकट्ठे। पत्नी और 2 बेटे हैं आपके? हाँ, 2 पत्नी तो एक ही होती है, 2 पता नहीं लगता भाई साहब, पता तो लगता नहीं मलिक साहब। 2 भी हैं लोगों के, कई भी। वो रवि किशन जी की एक पत्नी आई थी टीवी पे, वो के उनकी बताई तो नेताओं की आजकल पता नहीं किसकी कितनी हूं। तो चलो हमारे बारे में 2 तो बेटे और बेटी, 2 बेटे और 1 बेटी। हाँ। मलिक साहब, सबसे पहले सबसे तीखा सवाल जी। मगर अब तो तीसरी पीढ़ी भी है। हाँ, अब तो पोता भी हो गया। और चुनाव प्रचार में भी किसी गांव में वोट के लिए गया था। हाँ, जरूर सुना है। मलिक साहब, आपके बारे में इस बार, चूंकि आपके नाम को लेकर शुरू से रहा, चर्चाओं में रहा, इंडिया गठबंधन तोड़ने की जो जयंत जी ने वजह बताई, उसमें सबसे पहली वजह आपको बताया गया। क्या कारण है जयंत जी के लास्ट मोमेंट पर एनडीए में जाने का? क्या आपके टिकट को लेकर कोई विवाद हुआ? क्या आपके टिकट को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के बीच में कोई संवाद हुआ और आप इसके बीच में रहे हों, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। नहीं, मेरे पास टिकट के ऊपर कोई विवाद नहीं। अगर मेरे टिकट पर विवाद होता तो निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर की सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास रही। वो 2 सीट में भी एक ही नहीं ले पाए तो मेरा मुजफ्फरनगर सीट उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। क्यों गए हैं ये कारण आपको मेरे से बेहतर जानकारी है, पर ना आप मैं तो चाहता हूं दर्शक जानना चाहते हैं कि मलिक साहब बताएं। मलिक साहब बताएं कि कारण क्या है। मैं बता नहीं सकता। जानता मैं भी हूँ, जानता है आप भी हैं, पर मैं कुछ नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर है, जहां तक आपने दूसरी बात पूछी, डायलॉग, जिस दिन इनका अंतिम दौर की वार्ता हुई तो ये पहले तो ये चाहते थे कि मैं चुनाव ना लड़ूं। मैं क्या, कोई भी जाट ना लड़े, सीधी सी बात तो ये थी। दूसरा, ये चाहते सपा से कोई जाट ना लड़े, मैं ना लड़ूं। तो उसके बाद इन्होंने चाहा कि मैं लड़ूं तो उनके वो सिंबल पर लड़ूं। उसमें ये हुआ कि भाई आप बात कर लो। मेरी इनकी बैठ के बात होनी तय हुई। पहले दौर की वार्ता लखनऊ होनी थी। लखनऊ इन्होंने ये कह दिया कि मैं अपने घर पर बैठ के बात करूंगा, अपने घर पर बैठ करके बात करूंगा। बाद में इनके बहनोई तो विक्रम सिंह साहब और ने सुनील रोहटा के यहाँ मुझे और पंकज को बुलाया। 3.5 घंटे हमारी एक एक बिंदु पर बात हुई।
बात इनके होने बहनोई के साहब के बाद साथ, हाँ, इनके इनके बहनोई बहनोई जी के और साथ। सुनील गुप्ता, ठीक। इनके बहनोई जी। भाई मेहमान तो इनके क्या हमारे और आपके भी हैं। हाँ तो हाँ वो बिल्कुल। सज्जन आदमी है, सज्जन आदमी हाँ है। उनसे हाँ हाँ। बात हुई 3.5 घंटे, और बात होने के बाद अगले दिन का तय हुआ इनके साथ। अगले दिन 1.5 घंटा फिर इनके साथ बात। मैंने स्ट्रेट कहाँ हुई थी फॉरवर्ड इन्हें मलिक साहब, कहाँ हुई थी? इन्हीं के आवास पर। अच्छा ठीक है। और आपको प्रसन्नता होगी जानकर के मुझे कॉफी पिलाई थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो तो शिष्टाचार रहता है, तो है शिष्टाचार शिष्टाचार। की बात है। अच्छे वातावरण में बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। देखो जयंत चौधरी पढ़े लिखे आदमी है, अशिष्ट तो है नहीं। उनसे बात हुई, बात होकर मैंने कहा जी मैं समाजवादी पार्टी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे मैं काहे से लड़ूंगा काहे से। इन्होंने कहा पार्टी कैसे बढ़ेगी। मैंने कहा जी आपको कुछ लंबी बात हुई। इन्होंने कहा भाई मुझे कोई बताता नहीं है बात। मैंने कहा जी आप सुनोगे तो बताओगे, नहीं तो लोग तो जैसी नेता सुनता है ऐसी बताते हैं नेता को। उसके बाद में कोई पता नहीं था। जब चलने लगे इन्होंने मुझे कहा कभी किसी को बताइयो ना मैं आपसे मिला। मैं रुक गया, मैंने कहा जी ये तो हजम नहीं हुई बात। अब क्या मतलब। मैंने कहा चुनाव में ये चलता नहीं, चोरी नहीं चलती। मैं यहाँ आया 10 को पता होगा, आपके ऑफिस से ही पता लगा, आपके घर से ही पता लग जाएगा। हुआ अगले दिन यही प्रभात मुझे मिले, प्रभात तोमर। ये जी पत्रकारों का एक वो प्रोग्राम था हुआ करे चरण सिंह मार्केट में, उसमें जी। निकल के चला। मैंने कहा भाई कुछ कृपा बनाइयो हम पे भी। कहा आपकी तो कृपा होली कल। मैं कहा क्या मतलब। कहा मिलका जयंत चौधरी से, वहां मेरी तो याद नहीं मैं मिला नहीं मिला। मैंने हंस के कहा। हम्म। खैर वो यहाँ सबको पता लग गया। ये तो सडन चेंज हुआ। चाहे जूलॉजी में एक सेंटेंस आता है म्यूटेशन, एक शब्द होता है म्यूटेशन, सडन चेंज। ये जी। इनका सडन चेंज हुआ। और क्यों हुआ इसमें हमारा कारण तो कहीं कुछ है नहीं, कारण तो कहीं गंभीर होंगे। और भाई ये तो नीतीश कुमार जी का भी हुआ, ममता जी का भी हुआ, अखिलेश जी का। और इनका टूट गया तो क्या दिक्कत हुई। हाँ ये और तो कोई बात नहीं, राजनीति में गठबंधन हमारे अच्छे बनते। संबंध रहे हैं। एक बात और आई थी जो संजीव बालियान जी ने सोरम की मीटिंग में कही थी कि आपने 89 में जब अजीत सिंह जी मुख्यमंत्री बन सकते थे उन्हें नहीं बनने दिया। जरा उसके बारे में भी थोड़ा, जो नौजवान बच्चे हैं उनको देखिए जानकारी हो जाए। मैं आपको बताऊं, हाँ डॉक्टर संजीव बालियान जी सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी राजनीतिक जानकारी छोटी है। उन्हें ये जानकारी नहीं कि 89 में जब चुनाव हुआ था उसके बाद में, तब भी मैं जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज भी था वेस्टर्न यूपी का। मैं सचेतक भी था हाउस में, और मैंने कंटिन्यू किया। जो लोग मुलायम सिंह जी के साथ गए थे वो मिनिस्टर बने, मैं नहीं बना। और उन्हें ये भी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा में थे तो उन्हें नहीं जानकारी होगी कि उसके बाद 89 के बाद 91 आया, 93 आया, 96 आया। तीनों चुनाव में चौधरी अजीत सिंह जी के टिकट पे ही लड़ा। अगर मैं उन्हें वोट ना करता तो मुझे टिकट दे देते क्या। हाँ बताओ बिल्कुल नहीं देते क्या। देते। बात तो सही है कि तो नहीं देते। ये तो और आप अभी अभी जब पिछला पिछला जो अलायंस था, हाँ अभी 22 में जो चौधरी जयंत चौधरी ने साबित कर दिया था जो वो हम लोगों से व्यक्तिगत रंजिश नहीं रखते। वो हर विधानसभा क्षेत्र में एक बार गए, और चरथावल में 2 बार आए। एक बार तावली आए, एक बार बघरा आए। चाहे हमने आपसे ही मदद ली हो बुलाने में, पर आए तो ऐसी बात नहीं, हमारे संबंध ठीक है उन लोगों से। आप तो अभी ये कह रहे हो कि संजीव जी अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर संजीव बालियान जी को। पढ़ा लिखा संजीव आदमी बालियान है। जी का मैंने संजीव बालियान जी का मैंने इंटरव्यू लिया था अभी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि हाँ, हरिंदर मलिक साहब ने तो मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं, गंदी गंदी बात की है। क्या आपने उनके बारे में कोई गंदी गंदी बातें कही थी? मैं कभी गाली नहीं देता किसी को। मैं अशिष्ट भाषा का प्रयोग कभी नहीं करता। कम से कम असंसदीय भाषा में नहीं बोलता। और जब से हमारा राजनीतिक जीवन है 76 से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, चाहे वो छात्र जीवन की चाहे दूसरी। मैं कभी किसी के बारे में शिष्ट नहीं बोलता। एक व्याख्यान निकाल दो, मेरे को तो बड़ा दबाव पड़ा, मैंने तब भी चर्चा नहीं की कि कुछ बातों की जो मैं जानकारी रखता था। इतना जरूर रखता हूँ कि शिष्टाचार रहे।
हाँ, आपका शिष्टाचार रहना चाहिए, अच्छी बात है शिष्टाचार। पर अगर एक कभी भाजपा का तो वापस वो मिले तो शर्मिंदा ना हो। हाँ, एक भाजपा का हैं? कहना तो है कि आप तो, भाजपा का कहना है कि आप तो माफिया है। भाजपा ने तो बाकायदा अपने सोशल साइट पर आपको माफिया डिक्लेयर किया। आपने उस पर जवाब भी दिया। क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए माफिया, पर उन्होंने वो पूरी बात क्यों नहीं बताते आप? दर्शक पूरी जी, बात समझ ले। उन्होंने एक केस दिखा 144 तोड़ने का, धारा 144 144 तोड़ रहे थे, उसके बाद हाँ, कोई केस तो नहीं दिखा पाए उसका। एक और ही केस ये दिखाया। देखिए है, एक ही हमने केस कोई दिखाया था। जिक्र नहीं, एक ही केस दिखा था। धारा 144 तोड़ने का कितना बड़ा अपराध है, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। ऐसा कोई राजनीतिक आदमी नहीं जिसका धारा 144 तोड़ने का चालान ना हुआ। अब वो किसी को कुछ ही कह दें, उनका उनका ट्विटर हैंडल है भाई, कुछ ही कहें। वो हाँ, वो तो दर्शक बात। को बौख ला गए थे, हार देख करके बौख ला गए थे, और इसलिए वो अनर्गल आरोप लगा रहे थे। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हम नहीं, जानते थे। आपने एक, जी हाँ जी बताओ। जी जी, आप बताओ, आप जानते नहीं, थे? हम जानते थे, बहुत बात जानते थे, और बहुत बात जानते हैं, पर ना कहीं ना कहेंगे। क्या, किसके बारे में? है जी। किसके बारे, किसके बारे में? भाजपा के बारे में हम बहुत बात जानते थे, हम नहीं कहते, नहीं कहेंगे। आपने मुजफ्फरनगर के कुछ उद्योगपतियों को लेकर, एक ठेकेदार को लेकर कमेंट किया है। वो किसके विषय में था, क्या था उसको लेकर? नहीं, मैंने, बाकायदा आईआईए के देखिए, लोग डीएम से मिले थे। देखिए अनिल जी ऐसा है, ये लोग इलेक्शन कमीशन के, इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाने की कोशिश की। हम चाहते हैं लिखवा, हमने साफ कहा है जो लोग चुनाव प्रभावित कर रहे हैं, अनिल जी, चुनाव प्रभाव एक आचार संहिता की, आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव संचालित होता है। जो चुनाव प्रभावित कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मैंने ये कहा था उनकी जांच होगी। अब सजा मिले ना मिले, वो जांच के बाद नतीजा बताएगा। और भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात, अगर मैं अनियमितता कर रहा हूं तो मेरी जांच होनी चाहिए। भाई जी, ये किसने अधिकार दिया कि उद्योगपति और ठेकेदार पैसे बांटे? पता नहीं आपको बटे नहीं पैसे? शराब नहीं नहीं बटी, मुझे तो नहीं, पैसे नहीं बटे, क्या नहीं बटा? नहीं आप ही सबको बता जानता दो। है। आ, हैं? कौन ठेकेदार, कौन उद्योगपति था जिसने ऐसा आप किया है? देखिए ऐसा है, अभी इनका नाम अभी चर्चित नहीं करते, अभी गिनती हो जाने दो। और वो खुद समझते हैं, समझ रहे हैं, वो जानकारी रखते क्या हैं वो, किसको कहा। जिनको कहा था वो आए थे सफाई वो देने? भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नहीं, जिनको कहा था वो सफाई, जिनको कहा था वो सफाई देने आपसे मिले बयान के बाद? आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। दर्शक पूछना चाह रहे हैं वो जानते हैं नहीं जानते कि मलिक साहब ने आप उन्हें कहा? जानते हैं, आप ही बता दीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे तो बताना उचित नहीं लगता। अच्छा मलिक साहब, एक बात यह रही कि जब बच्चे आप हैं, गलती समाजवादी कर, पार्टी, बच्चे हैं गलती कर देते हैं, जो बच्चे हैं जब गलती कर समाजवादी देते हैं। पार्टी, जब समाजवादी पार्टी में आपको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, तो उसके बाद कुछ नियुक्ति आपके द्वारा कराई गई, जिनको लेकर पार्टी में विरोध रहा, कुछ विवाद के स्वर भी आए। क्या चुनाव के बीच में ऐसा कहीं आपको महसूस हुआ कि पार्टी के लोगों में कहीं गुटबाजी रही हो, किसी ने कोई देखो, विरोध किया हो, वो काम ना किया हो जो पार्टी के हिसाब से करना चाहिए था? देखो मैं आपको बताऊं, मैंने कोई नियुक्ति नहीं किया। मैं राष्ट्रीय महासचिव, मुझे अपनी गरिमा का ध्यान रखना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सब बड़े, अगर मुझे राष्ट्रीय महासचिव कंटिन्यू करना तो मुझे अपने आप को नॉन कंट्रोल से रखना। ये कुछ भी कहे, मैंने कभी नहीं कहा इसे बढ़ा दो उसे बना दो, तो मैं इसमें नहीं। हमने केवल एक बात कही थी, क्योंकि मुस्लिम कोई चुनाव नहीं लड़ पाया था तो जिला अध्यक्ष मुस्लिम बन गया। ये बाकी निर्णय तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिस्थितिवश जब वो बन गया फिर हटाने लगे, तब जरूर हमने कहा कि अब इसका गलत संदेश जाएगा। और वो भी हम आग्रह नहीं कर सकते, हम केवल अपनी राय दे सके जब वो अध्यक्ष की मांगे तब। पार्टी अनुशासन से चलती है। और आपको ये सुखद भी होगा कि हम कांग्रेस में रहे 18 साल, वहां भी कम से कम हाईकमान के टच में थे।
और इसीलिए था कि हम अपने आप को नॉन कंट्रोवर्शियल रखें, पाक साफ रखते हैं, रखने का प्रयास करते हैं। गलती भी इंसान से होती है, मेरे से भी हो सकती है, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम नॉन कंट्रोवर्शियल। जो विवाद रहा भी है, क्या चुनाव में पार्टी के स्तर पर कहीं कोई ऐसी स्थिति रही कि जो दिक्कत रही हो, कहीं पार्टी में गुटबाजी या पार्टी के किसी नेता देखिए ने कोई खिलाफत की हो देखिए जिसके बारे में आपने देखिए आला कमान से शिकायत की हो? देखिए ऐसा है, मैंने आला कमान से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि शिकायत करने का समय नहीं मिला। हम लोग चुनाव में, आप ही जानते हैं, चुनाव लड़ने की टीम दूसरी हो, जो चुनाव लड़ते हैं वो समर्पित लोग, उनकी एक बड़ी टीम आपके पास है, और वही टीम चुनाव लड़ती है, वही टीम चुनाव लड़ी, पार्टी ने सहयोग किया, और कांग्रेस के लोगों ने और आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी सहयोग किया। ऐसा किसी ने विरोध नहीं किया। ये पहला चुनाव है जिसमें मैं कह रहा हूँ किसी ने विरोध नहीं किया, हमारे जिले के लोगों ने नहीं किया। बाहर कहीं किसी ने किया होगा तो बताइए। अब मैंने आपसे पहले संजीव बालियान का, दारा सिंह जी का, दोनों का इंटरव्यू लिया था। दारा सिंह जी ने तो कहा कि मेरा नरेंद्र मलिक का चुनाव है और आधे में मैं हूं, आधे में दोनों है, और संजीव जी तीसरे पर रहेंगे। संजीव जी ने भी सभी लिया तो संजीव जी ने भी कहा कि साहब दारा सिंह जी नहीं है, हम और हरेंद्र जी हैं। उनका भी कहने का अभिप्राय ये था। आपको क्या लगता है आपका चुनाव किसके साथ रहा है इन दोनों में से? ये 10 या 11 कैंडिडेट है, जी, टोटल कैंडिडेट 10 है या 11 है? 11 है 11 आपके कैंडिडेट, समेत 11। सभी आपस जी में। जी। हाँ, मेरे समेत 11 है, सभी चुनाव में है। क्या पता किसकी लॉटरी खुल जाए, क्या पता कौन दारा सिंह जीतता की किसकी उम्मीद है आपको खुलने की, है। अपनी या किसी और की? किसकी? आपको किसकी उम्मीद है? आपको किसकी उम्मीद है? देखिए मैं आपको, देखिए मेरी बात सुनो, जीत तो कोई भी सकता है, कोई भी सकता था, पर अब चुनाव होने के बाद, वोट डलने के बाद तस्वीर बड़ी साफ है। और तस्वीर साफ है, मैं ये मानता हूं कि हम लोगों को साथ करीब 5.5 लाख के आसपास वोट मिले, ठीक 5.25 और 5.5। अब तक ठीक। तो हमारा गणित कभी फेल नहीं हुआ, ईश्वर करे इस बार भी फेल ना हो सके कम भी मिल जाए, मैं नहीं कहता। क्योंकि जो मेरा बेस वोट है, जो कोर वोट है, वो 4,12,000 वोट पड़ा है, कोर वोट की गिनवार, और 4,12,000 में से अगर वो कोई टूटन हुई होगी उसमें, तो दूसरे समाज का वोट हमें मिला। उसके बाद जो बड़ा मेजर पार्ट हमें मिला, 36 कौम में से हम लोगों को वोट मिला, और मेजर में जाट, ब्राह्मण और आपका किसान कौम, जो राजपूत, गुर्जर, ये मेजर डिवीजन उसमें सैनी में, तो पाल में मेजर डिवीजन। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 1.5 लाख से ज्यादा हम लोग जो हिंदू वोट का उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को मिल जाए, उम्मीद है। हमने कोई गिन के बटन नहीं दबा रहे। हम ये भी जानते हैं कि कुछ जगह फर्जी वोटिंग भी हुआ है, पर वो नगण्य आपका उनका आपका पाँच उनका सात हजार नहीं, हमने तो नहीं, किसका फोर्स? हमने तो यार असली अच्छा, रोजा वही हो गए। फर्जी वोटिंग तो आपको पता है किसका हुआ है, कहाँ हुआ है, नहीं, और किसने जिसकी तरफ आप खींचा है, इशारा ये कर सब रहे पूरी हैं, जानकारी है। और हम लोग को मलिक कुछ साहब, बातें ऐसी है जो आप नहीं इशारा कहना कर रहे हैं, चाहिए। मलिक साहब आप इशारा कर रहे हैं संजीव बालियान जी की तरफ को। संजीव बालियान जी तो ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब डीएमएसपी सीडीओ ने मेरे असली वोट भी पढ़ने नहीं दी है, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी स्वीकार किया है। डीएमएसपी का मूवमेंट आप जरा देखियो। देखो, दो बात सुन, मैंने पहले भी कहा था, शायद जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आप, आपसे हम लोग भी सीखते हैं। एक तो जो मूवमेंट है हायर अथॉरिटीज का, डीएम और एसएसपी, वो किन एरियाज में है। दूसरा, जो फोर्स लगाई गई है, वो फोर्स किस तरीके से लगी है, कहाँ कहाँ लगी, किन एरियाज में आर्म फोर्सेज है, किन में एक एक दो दो। ये आप उसे देख करके पता लग जाएगा कि डीएमएसपी को खामखा आरोपित कर रहे हैं। इतना जरूर है, डीएमएसपी शायद मन से चाहते थे कि निष्पक्ष चुनाव, पर उन पर दबाव बहुत था।
और आपको एक घटना बताऊं, ये बता रहा हूं। जी मैं गया उस गांव में, 20-25 लोग निकल करके दौड़े। हम वहां चले गए अंदर, लोग इकट्ठा होने लगे। मैंने एसपी देहात साहब को फोन किया कि हाँ ऐसे ऐसी तनाव की स्थिति है, आप फोर्स भेज दो, कोई मिसहैपिंग नहीं ना हो जाए। कैंडिडेट ये बात कह रहा हो, कैन यू बिलीव, 25 मिनट तक कोई रेस्पॉन्स नहीं था। और आप ताज्जुब करोगे, जो मेरे साथ इन्होंने जोनल मजिस्ट्रेट लगाया था, उसने से ये आपको ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगा, उस आदमी ने टेलीफोन किया कंट्रोल रूम को कि हमारे सामने 20-25 लोग भागे हैं और यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, तुरंत फोर्स भेजो। कोई फोर्स नहीं आया। हमने वहां जो ड्यूटी पे 2 सिपाही थे, उन्हें कहा कि भाई मगर तुमने क्या करा, आगे हमने तो सीओ साहब को फोन किया था और सीओ साहब ने मुझे ये कह दिया, वो हमने कहा जी भीड़ आ रही, हमारे असला में घोषणा के मंत्री जी के साथ भीड़ आई कैंडिडेट के साथ, कि तुम पीछे हट जाओ। और उन्होंने जी हम तो पीछे जाकर कुएं में वहां दीवार के नीचे बैठ गए, हमारे असला ना कोई घोषणा। तो ऐसे हालात में आप फिर भी अगर फोर्स पर, मैं तो ये समझता हूँ कि दबाव बहुत था, उसके बावजूद भी परमपिता परमात्मा की कृपा रही है, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और ये चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। नहीं तो आधा घंटे तक 25 मिनट ये ऑन पेपर है सारा, मेरी कॉल डिटेल भी है, उनकी कॉल डिटेल भी होंगी। उन्होंने भी किसी अधिकारी को कहा होगा, नया आईपीएस अफसर मैं मानता हूँ, उसने तुरंत फोन किया होगा किसी ने। तो मैं आज 2 घंटे बाद मुझे ही गांव में से आदमी बुलाने पड़े कि यार ये क्या तरीका है। अब मैं कोई विदेश का तो हूं नहीं, जाट गांव का। तो उन्होंने जी कहा जी उसकी ऐसी जी हम देखेंगे जी क्या स्थिति। तब एक चौकी का दरोगा आया, संदीप, क्या केवल वो मुझे केवल दीवान जो वहां ड्यूटी बताओ कहने यो ही नहीं करवा गया था पूछ कर। अच्छा, है मंत्री जी के गांव में 2 क्या ही जी, सिपाही थे ड्यूटी पर? मंत्री जी मैंने के कहा गांव के बूथ? नहीं, मंत्री जी के गांव मंत्री का, जी? ये मंत्री जी के गांव का किस्सा नहीं है, साड़म्बर का है, अच्छा साड़म्बर का अच्छा किस्सा अच्छा है। मंत्री जी के गांव में भी कोई आर्म फोर्स ही नहीं थी, पैरामिलिट्री अच्छा। फोर्स ना कुटबे में थी ना कुटबी में थी। और आपको बताऊं, कुटबे में इनके दरोगा को धमका करके धकिया करके जो इन्होंने पकड़ा था फर्जी वोट गिरता हुआ छीन के ले गए, उसकी वीडियो है। हमने इनके साथ चलती हुई 12 गाड़ियों की वीडियो दी, फोटोग्राफ्स दिए। हमारे साथ तो एक गाड़ी थी, उसकी उसे तलाशी भी भी ली रोका कि इन्होंने बाद चेकिंग में। की? हाँ वो देखा। मैं हाँ, तलाशी उसका ली वीडियो आया केवल था। इसलिए कि मैं 20 मिनट, नहीं वो तो मुझे डिटेन करना था, 20 मिनट रुक जाऊं। तो अगर मैं पूछूं दोनों आला अफसरों से कि आप वहां ना तो पोलिंग स्टेशन था ना पोलिंग बूथ था, आप क्या कर रहे थे वहां केवल इसलिए कि मुस्लिम आबादी में खड़े हो गए, मुसलमान वोट डालने न जा, क्यों खड़े हुए थे फक्कर साहब चौक पे? हम्म। कुछ ऐसी सच्चाई है जिन्हें हम दफन करना चाहते, हम कहना नहीं चाहते। बट सोनटे में जो एजेंट बनाया था थानेदार ना कहा साले तेरा लाल कार्ड है तू बाहर निकल, बाहर भगा दिया उसे। एक जगह क्या किस्सा है तो आपका, जो ये आप, संक्षिप्त। जी 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 बताएं, बताएं बताएं बताएं, आप भाई, और बताएं। जनता मेरी साथ थी। मैं कई दर्जन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकता हूं जहां जो जो हुआ है, जो जो किया गया है। सबसे बड़ा तो ये है फोर्स कहां लगाई है, किस एरिया में लगाई है। बस सरधने में फोर्स लगी, ठाकुर बेल्ट में चूंकि वो मेरे समर्थक थे, या मुस्लिम में फोर्स लगी, जो इनके समर्थित गांव थे आरएलडी प्रभावित, उसमें फोर्स कहां थी? पर ये शायद ये नहीं जानते थे कि मैं भी जाटी हूं, कोई कपड़ा नहीं होने नहीं देता। तो इतना गड़बड़ होने के बाद भी आप आश्वस्त हैं कि आपकी लीड इतनी होगी कि वो कवर नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। सरधना का आपने जिक्र किया, राजपूत समाज की पंचायतें हुई, उनका क्या योगदान आपको मिला है? वोट के रूप में मिला है या उन्होंने इनके खिलाफ वोटिंग नहीं की है या उदासीन रहे? नहीं नहीं, राजपूत समाज का राजपूत क्या ट्रेंड समाज रहा? ने
अरे एक बात, वो पंचायत तो राजपूत समाज की उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनका मैं ऋणी हूँ। गुर्जर समाज की उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनका ऋणी हूँ। ब्राह्मण समाज की उन्होंने सपोर्ट किया, उनका ऋणी हूँ। सैनी समाज की हुई, पाल समाज की उन्होंने कहा भाजपा को नहीं देनी, किसी को दे लो, उनका भी ऋणी हूँ। ये तो ऋणी हूँ मैं तो इनका। और जाट समाज था ही मेरे साथ, तो कश्यप, सैनी, पाल और प्रजापति इन्होंने तय किया कि भाई हमें भाजपा को नहीं देनी, किसी को दे। गुर्जर, ब्राह्मण और राजपूत समाज ने ये तय किया कि हरिंदर बली को देंगे। मैं तो दोनों सबका ऋणी हूँ। वाल्मीकि समाज हमारे साथ रहा, खटीक समाज हमारे साथ रहा, 36 कौम का वोट मिला। छोटा दुकानदार हमारे साथ था, क्योंकि हम भी तो कमेरे हैं, छोटा दुकानदार कमेरा है। और भाई जाट के देख भाई सुन लो, हम कहीं से लड़े, वो निशान पूछता है जो मारे वाला हमारे साथ रहे, मजा बांध दिया जाट ने भी। सुनो हम कितने % जाट वोट मिले होंगे आपको? टोटल वोट जो कास्ट हुआ है 36 कौम का, उसमें राउंड अबाउट 50% मुझे मिलेंगे और 50% वो बकाया 10 रहेंगे। नहीं, पर जाट का पूछा मैंने, केवल जाट के बारे में, चूंकि जाट में माना मैं जाता सिंगल है आउट किसी कि को, जाट सिंगल आउट किसी जाट बीजेपी, जाट का मेरा सवाल इसलिए है कि जाट बीजेपी और आरएलडी दो का समर्थक माना जाता है कि, और समाजवादी पार्टी को जब जाट वोट नहीं देता तो ये बहाना बनाता है कि हमें सपा का सिंबल पसंद नहीं है। पर आपको जाट ने वोट दिया, कितने % जाट का वोट आपको मिला होगा? आप कोई से 5 गांव ऐसे बता दो एक जगह के जिनमें मैं लीड में ना हूं, मोर देन 60% वोट मुझे ना हो, कोई से 5, एक आदमी कम हो सकता है पर बराबर के 4 में ज्यादा होगा। बगरा, शाहपुर और बुढ़ाना ब्लॉक में जाटों में रुक रहा है मैं किसी पे। और देखिए, जो चरण सिंह वादी जाट था वो मेरे साथ था, क्योंकि मैं चरण सिंह वादी हूं, तो चरण सिंह वादी के साथ रहेंगे। चरण सिंह वादी जो समर्थक थे आरएलडी के, उन्होंने आपकी मदद की है, संजीव जी की मदद की है? नहीं, चरण सिंह वादी लोग मेरे साथ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि चरण सिंह वादी का मतलब आरएलडी के समर्थकों में चरण सिंह नहीं वादी नहीं, भी है। आरएलडी चरण सिंह वादी, चरण सिंह वादी, देखिए चौधरी चरण सिंह को आप एक पार्टी की सीमा में नहीं बांध सकते। आरएलडी एक का जो पार्टी, कोर वोटर है, चौधरी चरण सिंह एक पार्टी, आरएलडी एक का जो जाति की कोर सीमा में नहीं आ वोटर सकते जी। आरएलडी का जो एक कोर वोटर था, उसका बहुतायत मेरे साथ है, उसका आपको क्योंकि मिला मैं है। उनके संपर्क में मैं ज्यादा उनकी लड़ाई लड़ता हूँ यार। मेरा दावा है, जितना विधानसभा और राज्यसभा में मैंने किसान की लड़ाई लड़ी है, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी नेता ने उतनी लड़ाई लड़ी हो तो मैं माफी मांग लूंगा। नहीं लड़ी किसी ने। आपने टिकैत परिवार का क्या रहा आपके लिए? किसान यूनियन टिकैत अरे मैं परिवार का? किसान का, देखो वो अराजनीतिक है, उन्होंने अपना स्वरूप बढ़ा के रखा, पर जो किसान हितैषी है उसके साथ तो रहेंगे भाई। वो किसान हितैषी, जब सुनियो 750 लोग शहीद हो गए, हम तो लड़ रहे मर रहे, हम तो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे। और भाई जो उन लोग गए उनका क्या होगा? देखिए, किसान परिवार मेरे साथ था, ठीक है, परिवार है, राजनीतिक है, पर किसानों ने मुझे सपोर्ट किया। ठीक, तो आपको लगता है कि 4 जून को फैसला आपके पक्ष में आएगा और कोई संभावना इसमें आपको संशय नहीं है? दारा सिंह जी के को कितनी वोट मान रहे हैं आप? जी, दारा सिंह जी का, दारा सिंह प्रजापति जी को कितनी वोट? दारा सिंह प्रजापति बसपा के जो हैं। मैं गणित में थोड़ा कमजोर, अपना जोड़ लिया, दूसरे के में कमजोर हो। अपनी तो 5 लाख ये बता दी इतने में, अपना गणित नहीं जोड़ लिया, मैं, दूसरे के में आप मेरी कमजोर। बात में, आप मैं एक बात सुनो, जिस तरह मैंने साफ साफ बताया, कोई नहीं दूसरा कैंडिडेट बताएगा। जो कोर हाँ। वोट था मेरा, उसने 4,10,000 वोट डाला। आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक एक काउंट कर लो, 4,10,000 ये जो वोट। 4,10,000 जो आपके कोर वोटर हैं, जो 4,10,000 आपके कोर वोटर हैं, इनमें भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें ठीक ठाक मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस कोर वोटर में डिवीजन मिला है? ना के बराबर, ना के बराबर। जैसे एक और गांव जितना है उन्हें मिला होगा, जी, जितना उन्हें मिला होगा, उससे 10 गुना मैंने भाजपा के कोर वोटर में वोट ले रखी। यार एक बात बताओ, गांधी कॉलोनी, एसडी कॉलेज, मंडी, डीएवी कॉलेज, जाट कॉलेज, पुरुषार्थी कॉलोनी, सब में 50-55% पोल रहेगा।
तो जो छोटा दुकानदार था वो पड़ा भाजपा का, पर वो हमारे साथ था, क्योंकि मैं कमेरों की लड़ाई लड़ता, वो कमेरा वर्ग से आता है छोटा दुकानदार, तो इसलिए हमारे साथ। 4 जून और को ये ईश्वर चुनाव ने का आपकी भाजपा बनाम सपा रहा, ये एक दिन, ये चुनाव तो कैंडिडेट्स के बीच का चुनाव, संजीव वर्सेस कमेरे हरेंद्र लुटेरे मलिक, के बीच चुनाव था है। हाँ, संजीव वर्सेस हरेंद्र मलिक। या अगर 4 जून को ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी तो आप मुजफ्फरनगर के लिए क्या क्या आपकी योजना क्या करना चाहेंगे? क्या ऐसी योजना होगी जो देखिए, मुजफ्फर की सबसे जनता पहले को तो लोगों का, देखिए सबसे पहले तो लोगों का सम्मान बहाल करें, लोकतंत्र को जिंदा करें। चुनाव कोऑपरेटिव का हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो, लोकल बॉडीज का हो, ब्लॉक प्रमुख या किसी का हो, सबको स्वच्छता से चुनाव लड़े। हम ये नहीं करने के कि इंजीनियर को बुला के ठेका वो करेगा, जो जो एक नियम है, नियमों के अनुसार काम करें। दूसरी स्थिति ये है कि हम लोगों का सम्मान बहाल करेंगे, लोकतंत्र को जिंदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को रोजगार। सबसे बड़ी समस्या नौजवान के सामने रोजगार, एक मेडिकल की यहाँ को फैसिलिटी नहीं, हेल्थ का बड़ा दिक्कत है, अगर कुछ भी हो जाए गरीब आदमी को इतना टैक्सिया किराया हो जाए जितना उसका बजट सारा रहे, वो देहरादून ऋषिकेश दूसरी जगह भागना पड़ता है। हम चाहेंगे कि जो यहाँ है इसको ही उच्चीकृत कराया जाए, एक अच्छा मामला बने, बड़ी इंडस्ट्री यहाँ स्थापित हो, लोगों को रोजगार मिले, और एजुकेशन का जो बड़ी बड़ी दुकानें खुली है उनका भी थोड़ा सा ही देखा जाएगा कि सबको शिक्षा एक समय, शिक्षा का अच्छा मिले मामला, रोजगार का हो, शिक्षा का हो, ये हम चाहें, लोकतंत्र जिंदा। आपने आपने कहा कि मुजफ्फरनगर में नई इंडस्ट्री आनी चाहिए, मुजफ्फरनगर में एक माहौल बनना चाहिए, पर एनसीआर में जब से आया तो एनजीटी की बहुत सारी बंदिशें हैं जिससे यहाँ की चलती हुई फैक्ट्रियां भी बंद होने की कगार पर हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, यही तो लीडरशिप का काम है, यही लीडरशिप का काम करे। हम कहेंगे कि 100 किलोमीटर से बाहर जो एरिया पड़ता है मुजफ्फरनगर का, उसको आप इससे बाहर निकालिए एनसीआर से, और 100 किलोमीटर के अंदर रहने दीजिए, एक यूनिक फार्मूला बने। यही तो लड़ाई लड़ेंगे, और हम क्या करेंगे। और उसके बाद जिस दिन ये इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, आपको याद होगा, आदरणीय राहुल गांधी आए थे यहाँ 2007 में, तब घोषणा हुई थी, और उस घोषणा के बाद उसमें साथ साथ ये भी था कि यहाँ इंटीग्रेटेड एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा जिसमें दिल्ली की एनसीआर की इंडस्ट्रीज लगे। इन्होंने उसे कटवा दिया, ये सरकार ने काट दिया। हमारे वकील जो थे, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, चाहे वो श्यामली कैराने के हो, चाहे मुजफ्फरनगर के, चाहे बिजनौर के हो, वो शायद या तो जानकारी नहीं रखते थे, वो वकालत नहीं कर पाए। ये इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री देवबंद भी लगती तो भी हमारे यहाँ का लड़का रोजगार करता, रोजगार होना चाहिए। रोजगार के बिना वो है, देखो हम लोग थे, मैं रेलवे कमेटी में रहा, स्टैंडिंग कमेटी, बहुत छोटा होता है, मेंबर बहुत होते हैं, कोई अकेला कुछ नहीं होता, पर आपको जानकारी होगी कि मॉडल स्टेशन तभी का सैंक्शन है। ये जो उनसे लोग आज घोषणा कर रहे हैं, ये बताओ ना डेट ऑफ सैंक्शन क्या है इसकी, डबल ट्रैक की क्या है डेट ऑफ सैंक्शन, इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन की डेट ऑफ सैंक्शन क्या है। ये देखिए, हम लोग जहां भी रहे, एक दिन मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू, एक महानुभव जिनका राजनीति थोड़ा अनुभव कम है, वो कह रहे थे कि जब ये एमएलए रहे इन्होंने कुछ नहीं किया। आदरणीय खड़ंजे महोदय को लगाए, वो केवल आपने बताना, खड़ंजे लगाए हैं। मेरी बात, मैं आदरणीय महोदय को बताना चाहता हूँ कि मैं बघरा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए, जितनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघरा विधानसभा क्षेत्र में है, इतने जिले में किसी विधानसभा क्षेत्र में आज तक नहीं। उस पुराने एरिया को देख लो यार। चलिए, पीन्ना में पीएचसी, कादीखेड़े में पीएचसी, बघरा में पीएचसी, उसके बाद जसोई में पीएचसी, लालू खेड़ी पीएचसी, ये क्या, ये हमारा मुकाबला कहाँ का। दूसरा, पशुओं के अस्पताल जितने हमने खुलवाए, कोई नहीं खुल पा। मेरा विधानसभा क्षेत्र और आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के क्षेत्र, दो ऐसे थे जो सबसे पहले ऐसे हुए थे। प्राइमरी स्कूल हर गांव में था, और जितना खड़ंजा नहीं कह सकते आप, जितने रास्ते हमने बनवाए, जो हमने काम करवाया,
मैंने तो इन्हीं की पंचायत का गांव है ढिंडावली, शायद इनकी पंचायत पड़ता होगा, वहां लड़कियों का स्कूल भी स्थापित करा है जो आज इंटर कॉलेज है। उसमें ने मुलायम सिंह यादव उसे पैसे दिलवाए थे। जसोई में करवाया लड़कियों का स्कूल, अपने गांव का बंद पड़ा था, वो पहला स्कूल था, बहुत आज का नहीं था, वो संचालित करवा। तो हम लोग एजुकेशन में भी कहीं पीछे नहीं हटते। और चलो देखिए, हमने कम से कम हम ये मानते हैं कि नारे पे ना नाम पे, वोट हमारे काम, ये पहला नारा देने वाला पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर कोई आदमी था तो वो हरिंदर मलिक था। और अब अगला जब चुनाव लड़ूंगा ना पार्लियामेंट का, लड़ूंगा तो जरूर, फिर भी वही नारा दूंगा, नारे बना नाम पे, वोट हमारे काम पे। 2029 की घोषणा कर दी अभी से ही। इस बार सरकार किसकी आ रही है? अच्छा, सरकार किसकी आ रही है? सरकार भाई अंदर इंडिया की आ रही है। तो ये थे हमारे साथ हरेंद्र मलिक, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ कहा कि मैं ही जीतूंगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इनके दावे बहुत मजबूती के साथ इन्होंने रखे हैं। इन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बहुत खूबसूरती से नकारा है, कहा है कि ये विकास किया है, विकास करेंगे। नया नारा दिया है कि नारे पर नहीं, काम पर वोट दें। जनता ने काम पर इनको वोट दिया है, नहीं दिया है। 4 जून को सबके सामने आएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका निर्णय आपने अपने ईवीएम में बंद कर दिया है। बाकी ईश्वर जाने के 4 जून को हरेंद्र मलिक जी का भाग्य उदय करेगा या संजीव बालियान, वो दारा सिंह प्रजापति या बाकी जो और कुल मिलाकर 10 प्रत्याशी हैं, इनमें किसी की लॉटरी खुलेगी। इस पर रहेगी सबकी नजर। इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट्स में। और अगर अभी तक भी रॉयल बुलेटिन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।